छलांग लगाई है। महज 6 दिन के भीतर केस दोगुने हो गए हैं। हालात गंभीर देखकर हाईकोर्ट ने आज फैसला दिया कि कार में भी अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपको मास्क लगाना होगा, वरना जुर्माने के लिए तैयार रहिए। महज 6 महीनों में देश की राजधानी में कोरोना के केस करीब दोगुने होकर 5000 का आंकड़ा पार कर गए और शायद दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त फैसले की बुनियाद में यही वजह रही हो, जिसमें साफ कहा गया है कि कार में अकेले सफर करने पर भी मास्क पहनना जरूरी है। ऐसा नहीं किया तो चालान कटेगा। हाई कोर्ट ने चालान के खिलाफ याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि रोड पर कार पब्लिक प्लेस है और मास्क सुरक्षा कवच है। प्राइवेट गाड़ी में अपनी है और मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो क्या आपका चालान कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अपना एक आदेश दिया है जिसमें कहा है कि आप अपनी अगर प्राइवेट गाड़ी में हैं तो भी वो प्राइवेट नहीं है बल्कि पब्लिक प्लेस पे आप चला रहे हैं और इसके लिए आपको मास्क पहनना अनिवार्य है। कार में अकेले जा रहे शख्स के चालान को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया कि कार में अकेले जा रहे शख्स का मास्क नहीं पहनने पर चालान गैर कानूनी है। केंद्र ने इस पर कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की है और न ही मोटर व्हीकल एक्ट में ये अपराध है। 10 बजे सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। आप लोगों को बार-बार हिदायत दी जाती है नई दिल्ली प्रशासन की ओर से। इस बीच दिल्ली में बढ़ते केस देखकर मंगलवार की रात से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा। घर पे रहिए, दूसरों की जिंदगियों को किसी भी तरह की रिस्क पे मत रखिए, खतरे में मत रखिए। इस संदेश के साथ बैरिकेडिंग आपको दिल्ली में रात 10 बजे से एक बार फिर नजर आ गई है। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो अब अलग अलग बैरिकेड्स पर हर ट्रैफिक को नियंत्रित करते हुए और ये देखते हुए कि कहीं बिना जरूरत के लोग तो अपने घरों से कहीं नहीं निकल रहे हैं, ये देखने के लिए, यानी सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को इजाजत है। उसके अलावा रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक और किसी को इजाजत नहीं है सड़कों पर दिल्ली के रहने की। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की ठोस वजह है, जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। दिल्ली में 6 अप्रैल को ही 5100 केस सामने आए और 17 मौतें हुई। इन्फेक्शन रेट बढ़कर करीब 5% हो गया है। दिल्ली सरकार का इस समय मानना है कि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जरूरी है कि चेन को तोड़ा जाए। जिस तरीके से एक जन से दूसरे जन कोविड पहुंच रहा है, उसको इस समय रोकने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दिल्ली में कोरोना लगातार बद से बदतर होता जा रहा है। ऐसे में हालात नहीं संभाले तो आगे भारी दिक्कत हो सकती है। सुशांत मेहरा के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना फैल रहा है। किसी खास वेरिएंट की वजह से केस बढ़ने की खबरों को भी उन्होंने खारिज किया। देश में कोरोना के हालात, चिंता और चुनौतियों पर आज तक ने उनसे खास बातचीत की। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, लगातार 1 लाख से ज्यादा केसेस हर रोज आ रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज और कैसे निपटेंगे और खतरा कितना बड़ा है? देखिए, निश्चित रूप से चुनौती इसलिए है कि अब 1 साल में कोविड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने के जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल करना देश जान गया है, सीख गया है, समझ भी गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कैजुअल अप्रोच, लापरवाही या ओवर कॉन्फिडेंस कि अब वैक्सीन आ गई है, अब हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है, अब हमको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, अब हम भीड़ में चले जाएं, अब हम पार्टी कर लें, रेस्टोरेंट में चले जाएं, शादी में चले जाएं, मास्क पहने ना पहने, हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटी जो है जितनी मर्जी करते रहें और सावधानी भी ना बरतें, हमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि मोर्टालिटी रेट तो बहुत कम है, 1.3% ही रह गया है। तो ये जो एक एटीट्यूड डेवलप हुआ है, सबसे बड़ी जो कठिनाई है इस एटीट्यूड के वजह से जो नॉन कंप्लायंस हो रहा है बेसिक बातों का, वो हमारी चिंता और चुनौती का विषय है। असंभव कोई है, कोई बहुत
बड़ी मुसीबत आ गई है कि उसको काबू ही नहीं किया जा सकता, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि अब एक साल में सब कुछ हमें समझ में आ गया है। और यही बात हम बार बार स्टेट्स को भी कह रहे हैं। आज शाम को भी मैं 11 स्टेट्स के साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ। 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी सारे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज देश में खासकर 50 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें कि मेजॉरिटी महाराष्ट्र के हैं, छत्तीसगढ़ और पंजाब में 50 टीम्स हमारी जो है यहाँ से दिल्ली से हम लोग भेजी हैं, जो उन डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 3 से 5 दिन तक रहेंगी और कई सारे पैरामीटर्स पर वहाँ पर जाकर विश्लेषण करना, हेल्प करना, एडवाइस करना, गाइडेंस देना, और उनकी सरकार को भी रोज़ शाम को 7 बजे हमें भी बताना। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें वजह क्या है? कुछ ही स्टेट्स में, 11-12 स्टेट्स में ही हालत ज़्यादा विस्फोटक हुई स्थिति, चाहे महाराष्ट्र हो, आप दिल्ली की बात लगा लीजिए, क्या वजह क्या है? पंजाब है, तो उन्हीं स्टेट्स में क्यों? देखिए, अब ये तो बहुत ज़्यादा जब डिटेल्ड एनालिसिस किया जाए तो उसके अंदर ये पता लगेगा कि भाई यहाँ पर जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर जो है, मान लीजिए कोई ज़्यादा लापरवाही है या ज़्यादा सावधानियों को इग्नोर करने की बात है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा आपको हर जगह पर जो है ना केसेस के अंदर इंक्रीज दिखाई देगा। लेकिन ये जो 80% से ज़्यादा केसेस हैं ये, क्योंकि और जो मोर्टालिटी भी है और केस की वजह से बीमारी होना, जिसको मॉर्बिडिटी कहते हैं, ये भी जो है ये 11 स्टेट्स में ही ज़्यादा है। उसमें भी जो जैसा मैंने कहा कि पंजाब में, छत्तीसगढ़ में या महाराष्ट्र में और भी ज़्यादा है, जहाँ की हमने स्पेशल टीम्स भेजी हैं। एक सवाल ये उठता है, जैसे चुनावी स्टेट हैं, चाहे वो बंगाल हो, असम हो, केरल हो, पंडित, यहाँ पे कोई कोरोना के केसेस या जबकि इतनी गैदरिंग्स हो रही हैं, रैलीज हो रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, देखिए, अभी ये एकदम ब्रॉड आप इसको इन्फ्रेंस इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और फिर ऐसा नहीं कि वहाँ पर जो है केसेस नहीं हो रहे हैं या वहाँ केसेस होने बंद हो गए हैं। आफ्टर ऑल जो भी ये कारण है जिनकी वजह से कहीं पर भी भीड़ हो रही है, गैदरिंग्स हो रही हैं और उनमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपना रहे लोग, उसको कैजुअली ले रहे हैं, वहाँ पर स्वाभाविक है कि कोविड के केसेस को होना और कोविड के केसेस का बढ़ना ये नेचुरल है। और ये आप धीरे धीरे जब डिटेल में हम एस्टैब्लिश करेंगे तो बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स जो है हमको इसके अंदर नज़र आएंगे, जो अभी हमें दोबारा से जो 90,000 और 1 लाख तक जो केसेस पहुँचे हैं, तो अगर लोग आज अपने बिहेवियर में तुरंत परिवर्तन करके गंभीरता ले आएँ तो जितनी तेज़ी से ये ऊपर गए उतनी तेज़ी से नीचे भी आ सकते हैं। दूसरा डॉक्टर साहब, कोई नया स्ट्रेन है ये जो कि युवाओं को टारगेट कर रहा है। इस बार जो है देखा गया है कि युवा टारगेट हो रहे हैं, उनको कोरोना हो रहा है, वो इफेक्टेड हो रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई ना तो कोई ऐसा कोई एविडेंस है। और अभी भी जो मेजॉरिटी जो केसेस हैं वो हमने जैसे जिसके आधार पर प्रायोरिटी ग्रुप्स इत्यादि तय किए गए हैं, 80% जो मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी है वो जो है 50 साल से ऊपर के लोगों के अंदर देखी गई है। उसी वजह से ये सारी जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। और जहाँ तक स्ट्रेन का संबंध है, स्ट्रेन की वजह से ही ये बढ़ रहा है, इसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। हाँ, पंजाब में ज़रूर थोड़ा सा जो यूके वाला स्ट्रेन है उसके केसेस वगैरह थोड़े से दिखाई दिए हैं, लेकिन युवाओं को स्पेसिफिकली अफेक्ट करने वाला कोई स्ट्रेन आ गया है, ऐसी अगर कोई बातें कहीं समाज में चल रही हैं तो ये एकदम बेमायने है, इनका कोई किसी तरह का साइंटिफिक बेसिस नहीं है। डॉक्टर साहब, एक मांग उठ रही है, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, कि उम्र की सीमा घटा देनी चाहिए। महाराष्ट्र ने भी कहा 25 साल, दिल्ली भी कह रही है कि छूट दे देनी चाहिए, वो नहीं रखना चाहिए और हम पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी चिट्ठी लिखी है, तो क्या एज घटाने का कोई विचार अभी है? ऐसा है कि मांग करने में तो कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन हर एक चीज़ का एक वैज्ञानिक पहलू है। हर एक चीज़ जो है, जो भी फैसला किया गया है, प्रायोरिटी ग्रुप्स को डिसाइड किया गया है, वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किया गया है। सारी जो वैक्सीन्स की, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की, वायरस के जो बिहेवियर की, इन सब चीज़ों की डायनेमिक्स जो है
उसके आधार पर ये निर्णय एक्सपर्ट्स ने किए हैं। जो नेगवेक है वो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें एक्सपर्ट लोग सब बातों का अध्ययन करते हैं, देश की परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ हो रहा है उसका अध्ययन करते हैं, और फिर उसके बाद कितनी वैक्सीन्स हमारे पास देश में उपलब्ध हैं, उसकी क्या क्या उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, कौन कौन से लोग ज़्यादा एक्सपोज्ड है रिस्क के लिए, उन सब आधारों पर निर्णय लिया जाता है। और आज की तारीख में जो सबसे एप्रोप्रिएट निर्णय है वो नेगवेक ने एडवाइज़ किया कि भाई 45 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है हम वैक्सीनेट करें, और फिर जैसे जैसे ये जो प्रोसेस का जो डायनामिक्स है वो बदलेगा तो फिर उस तरह से आगे के लिए भविष्य के लिए भी जब ज़रूरत होगी तो स्ट्रैटेजी को निश्चित रूप से रिवाइज किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, क्या कहा जा रहा है जैसे महाराष्ट्र ने भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, एक तरह से लॉकडाउन का भी खतरा मंडरा रहा है, वहाँ पे लोग पलायन करने के द्वारा से देखा जा रहा है। दूसरा, दिल्ली ने भी आज रात से नाइट कर्फ्यू शुरू कर दिया पूरे महीने के लिए, तो आपको लगता है कि क्या ये उचित है और क्या लॉकडाउन संभावित है आने वाले दिनों में अगर ये स्थिति रही तो? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर तो मुझे कोई ऐसी संभावना नहीं दिखती। व्यक्तिगत मेरा मत है कि कोई जैसे देश ने इतना बड़ा लॉकडाउन किया वैसा कोई लॉकडाउन अभी दोबारा हो सकता है या दोबारा होना चाहिए या दोबारा होने की संभावना है। लेकिन जो स्टेट्स जो कि ज़्यादा प्रभावित हैं वो अपनी लोकल परिस्थितियों के हिसाब से और अपना जो भी उनका 1 साल का अनुभव है उसके आधार पर जो भी उनको उचित लग रहा है वो कुछ अलग अलग प्रकार से मेजर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में तो अगर हम सख्ती से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कराने में सफल होते हैं तो बिना कुछ किए भी हम जो है बीमारी को अच्छी तरीके से काबू कर सकते हैं। लेकिन अब ये स्टेट्स हैं, उनकी अपनी टीम्स हैं, उनकी अपनी सोच है, वो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें सख्ती के रूप में लागू करना चाहती हैं उसके लिए वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले रही हैं। भारत सरकार को जो एक कॉमन गाइडलाइंस या ज़रूरी बातें देश के लोगों को बतानी ज़रूरी होती हैं वो हम लगातार बताते हैं। स्टेट्स को भी लगातार गाइडलाइन हेल्थ मिनिस्ट्री भी देती है, होम मिनिस्ट्री भी देती है, प्रधानमंत्री जी भी लगातार देश के लोगों को आह्वान करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंगें करते हैं, हम लोग जो है हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ, हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ और डीएम्स के साथ मीटिंगें करते हैं। तो जो जो कुछ आवश्यक है सब कुछ हम लोग कन्वे भी करते हैं, उसको रेगुलरली मॉनिटर भी करते हैं। उसके लिए जितनी प्रकार की सहायता है, चाहे वो टेस्ट करने के लिए इक्विपमेंट हो, चाहे वो अस्पतालों में सुविधाएं क्रिएट करने के लिए जो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं या ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेटर्स हैं या फिर कोई हमारे पीपीई किट्स हैं, N95 मास्क हैं, वेंटिलेटर्स हैं और आज के समय में वैक्सीन्स जो है, ये सारी की सारी ये देश को जो है भारत सरकार उपलब्ध करा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।